अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 तक। सबसे पहले जिक्र 10 तक की उन स्टोरीज का जिन पे आज देंगे 10 तक। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई। किसने क्या छुपाया, क्या बताया, कितना कमाया और कितना लगाया, सब आवाम के सामने। नाम तो सामने आ गए मगर क्या अंजाम भी सामने आएगा? सहूलत लेने वालों पर उंगलियां उठने लगी, सहूलतकारों को भी कोई पूछेगा? शुगर माफिया किस तरह काम करता है? क्या चीनी बरामद करने वाला 5वां बड़ा मुल्क वाकई चीनी बहरान का शिकार हो सकता है? ये सब आवाम की नजरों में धूल झोंकने के मुतरातिफ है या मामला कुछ और है? और फिर मेरे रियासत के दर पर 10 तक भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा होगी। शुगर इंक्वायरी कमीशन की तैयार करदा फोरेंसिक रिपोर्ट वजीर आजम की मंजूरी के बाद पब्लिक कर दी गई है, जिसके तहत जहांगीर तरीन, मुनस इलाही, ओमनी ग्रुप और उमर शहरियार चीनी बहरान के जिम्मेदार करार दिए गए हैं। शुगर माफिया जो साल से आवाम के अरबों खरबों रुपए पर डाके डाल रहा था, उसे मुल्क की सियासी तारीख में कई बार बेनकाब करने की कोशिश की गई मगर अमली तौर पर ऐसा मुमकिन ना हो सका। इंक्वायरी कमीशन माजी में भी बनते रहे हैं, तहकीकात होती रही हैं मगर तहकीकाती रिपोर्ट्स मंजर आम पर नहीं आ सकी। मेरे रियासत मोहतरम वजीर आजम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की जानिब से कौम से वादा किया गया था कि वो अवाम की जेबों पर कैंची चलाने वालों को बेनकाब करेंगे और फिर ऐसा ही हुआ। आज ये रिपोर्ट पब्लिक है जिसमें बड़े बड़े नाम सामने आए। हर जिले के अंदर जो बड़े बड़े बदमाश हैं उनको पकड़े, छोटों को ना, बड़ों को पकड़े। कौमें तबाह हो जाती है जब छोटे चोरों को पकड़ो और बड़े चोर बड़े बड़े वाहनों में फिरें। हम वो निजाम चाहते हैं जो बड़े बड़े डाकुओं को, बड़े बड़े जालिम कातलों को पकड़े, पुलिस उनको पकड़ के जेल में डाले, छोटे फिर ठीक हो जाएंगे। जिन लोगों ने जखीरा अंदोजी करके कीमतें ऊपर बढ़ा के पैसा बनाया है, ये मैं आप सबके सामने वादा करता हूं कि उनको मैं छोड़ूंगा नहीं। ये चीनी बहरान ने क्यों सर उठाया? अगर चीनी मार्केट में मौजूद नहीं थी तो फिर एक्सपोर्ट क्यों की गई? एक्सपोर्ट पर सब्सिडी किस ने हासिल की? किसने टैक्स बचाया? किसने कितना गैर कानूनी मुनाफा कमाया? ये वो सवाल हैं जिनकी खोज लगाने के लिए वफाकी तहकीकाती एजेंसी यानी FIA के इंक्वायरी कमीशन ने DG FIA वाजिद ज़िया की सरबराही में तहकीकात और नताइज पर मबनी रिपोर्ट हुकूमत के हवाले की। वफाकी काबीना के इजलास में फैसला किया गया कि रिपोर्ट को मिनोअन अवाम के सामने लाया जाएगा, जिसके बाद वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रिपोर्ट के मंदरजात से आगाह किया। शहजाद अकबर ने बताया कि कारोबार करने वाला जब भी सियासत में आएगा तो वो कारोबार ही करेगा और अवाम के पैसे पर करेगा। और इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि किस तरह कारोबारी तबके ने मार्केट को कैप्चर करके पूरा बोझ, सारे का सारा बोझ आम आदमी पर डाला। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ने अपने ट्विटर पैगाम में खुद पर लगने वाले तमाम तरह इल्जामात की तरदीद करते हुए कहा है कि मैं अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात पर हैरान हूं। मैंने हमेशा शफाफ कारोबार किया है और पूरा पाकिस्तान जानता है कि मैंने हमेशा किसानों को पूरी रकम अदा की है। मैंने कभी दोहरी बुक्स नहीं रखी और मैं तमाम तरह इल्जामात का जवाब दूंगा। अहम बात यह भी है कि वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज के मुताबिक तमाम गैर मुंतखब अराकीन भी अपने जात डिक्लेयर करने जा रहे हैं। आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने कैबिनेट सेक्रेटरी को ये भी अहकाम जारी किए कि जो भी एडवाइज़र्स हैं जो कि अनइलेक्टेड हैं वो भी अपने असासात की तफसीलात जो है तो वो जमा कराएं। अब वज़ीर आज़म की काबीना जो हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है, जिसमें पहले ही मफादात का टकराव काबिल जिक्र है मगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता, क्या अब गैर मुंतखब और कारोबारी तबके को काबीना से अलहदा किया जाएगा? ये एक सवाल है और अब तो ये सवालात खुद हुकूमती वज़रा भी उठा रहे हैं। 2 रोज़ कबल यही बात वफाकी वजीर गुलाम सरवर खान ने भी की। वो थे और किस तरह कह रहे थे, किस पर सवालिया निशान उठा रहे थे, उसकी एक झलक आपको सामने आई है। उसमें बहुत सारे सवालात के जवाब भी मिल रहे हैं। ये चीनी बहरान क्या है? क्या बैरून मुल्क चीनी बरामद करने वाला 5वां बड़ा मुल्क चीनी बहरान का शिकार हो सकता है? क्या चीनी बहरान जाती फायदे की खातिर पैदा किया जाता है या मसनूई है? क्या जाती फायदा हासिल करने के पीछे कोई माफिया है, कोई नेक्सस है, कोई कार्टेल है और इस माफिया की जड़ें हुकूमत में हैं? इस रिपोर्ट में बताया गया है कि मिल्स मालिकान किस तरह अरबों रुपए का मुनाफा कमाते हैं। शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से तसलसल के साथ किसानों को नुकसान पहुंचाया गया। साल 2019 तक सरकार की जानिब से तय करदा गन्ने की सपोर्ट प्राइस 190 थी, जबकि किसान से यह गन्ना 140 रुपए से भी कम पर खरीदा गया। किसान से 15 से 30% तक गन्ने के वजन में कटौती करके ज्यादती की गई।
किसान को अदायगियां बैंकिंग ट्रांजैक्शंस नहीं बल्कि कच्ची पर्चियों पर की गई ताकि पैदावारी लागत को ज्यादा से ज्यादा दिखाया जा सके। इसी तरह किसानों को एडवांस रकम की मद में भी कटौतियां की गई। रिपोर्ट में बताया गया है कि चीनी की पैदावारी लागत का तखमीना भी शुगर मिल्स एसोसिएशन खुद सरकार को देती है, जो गैर हकीकी होता है। पैदावारी लागत होती कम है मगर दिखाई ज्यादा जाती है, यानी सरकारी सतह पर भी इसे काउंटर चेक नहीं किया जाता है, कोई रेगुलेटर इसको देखता नहीं है। गन्ने की बाय प्रोडक्ट्स और सुक्रोज कंटेंट को भी किसी इदारे की जानिब से चेक नहीं किया जाता है। मिल्स के इंतजामी नुकसानात को भी पैदावारी लागत में शामिल कर दिया जाता है। डिलीवरी ऑर्डर्स, अंडर रिपोर्टिंग, अकाउंटिंग फ्रॉड्स की मद में भी माल बनाया जाता है। शहजाद अकबर ने यह भी बताया कि चीनी की कीमत में ₹1 के इजाफे से 5.2 अरब का मुनाफा कमाया जाता है। जहां तक चीनी की एक्सपोर्ट पर सब्सिडी का सवाल है तो कमीशन के TORs में तो हालिया 1 साल की तहकीकात में आने वाली बातें सामने लाना था, मगर पिछले 5 सालों में किसे कितनी सब्सिडी दी गई ये भी बताया गया है। पता चला है कि 2018 में वफाकी हुकूमत ने 15.5 अरब की सब्सिडी, जबकि सिंध ने मजीद 4 अरब की सब्सिडी दे डाली और सिंध हुकूमत की कुल सब्सिडी का हजम 9.3 अरब बनता है। और यह सब्सिडी मखसूस नहीं बल्कि सिंध की तमाम शुगर मिलों को दी गई है। 2019 में वफाक ने सब्सिडी नहीं दी, पंजाब ने 3 अरब की सब्सिडी दी। 6 बड़े ग्रुप्स जिन्हें सब्सिडी दी गई उनकी तफसीलात भी शहजाद अकबर ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई है। वो क्या कह रहे थे वो आपको दिखाते हैं। ग्रुप की जो ओनरशिप है उसमें जहांगीर खान तरीन की 21% शेयर होल्डिंग है, अली खान तरीन की 13% है, अहमद महमूद साहब की 26% है और ये वाहिद पब्लिक लिस्टेड कंपनी है जिसके अंदर पब्लिक का भी शेयर है। तो इसमें 24% शेयर जो है वो जनरल पब्लिक का है। इसके अंदर भी डबल बुकिंग जिस तरह बाकी के अंदर है, अंडर रिपोर्टेड वो सारे डिडक्ट हुए हैं। ओवर इनवाइस कैश परचेज है केन की थ्रू कमीशन एजेंट्स, अल अरेबिया की भी फोरेंसिक ऑडिट किया गया। इसकी जो ओनरशिप है वो सुलेमान शहबाज 25%, हमजा शहबाज 25% और रमज़ान शुगर मिल जिसके अंदर शहबाज शरीफ सारी फैमिली की शेयर होल्डिंग है 47%। तो ये 100% शहबाज शरीफ फैमिली की ओन्ड कंपनी है। उसके अंदर डबल अकाउंटिंग और डबल बुकिंग भी रिपोर्ट की गई है, रिकॉर्ड की गई है, उसका एविडेंस लिया गया है। रिपोर्टेड वाले वो हैं जो हमने सरकार को बताना है, उसमें आप चीज़ें नीचे रखें और जो नॉट रिपोर्टेड है उसमें हमारा असल खाता है सारा, तो वो भी इसके अंदर आ गया है सारा। इन्होंने 2017-18 में 45% केन जो है वो ऑफ द बुक प्रोक्योर किया है, जो कि ट्रांसलेट होता है तकरीबन 1.3 अरब रुपए में। इसी तरह से 2019-20 में चूँकि किरदार अपना वो इख्तार जा चुका था, तो इख्तार जाने के बाद उन्होंने कहा चोरी थोड़ी कम कर दें, तो 787 मिलियन 78 करोड़ रुपए का जो है वो केन कम शो किया है, शुगर केन। फोरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट में चीनी स्कैंडल में मुलविस अफराद के खिलाफ फौजदारी मुकदमा दर्ज करने और रिकवरी करने की सिफारिश की गई है, जबकि रिपोर्ट में तजवीज़ दी गई है कि रिकवरी की रकम गन्ने के मुतासरा किसानों में तकसीम कर दी जाए। इस हवाले से मुआविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया है, जिनकी गफलत के बायस बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। कमीशन ने केसेस नैब, FIA और एंटी करप्शन को भिजवाने की सिफारिश की है। ईद के बाद वज़ीर आज़म की हिदायत पर सिफारिशात तैयार होंगी। उनका यह भी कहना था कि कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया, जिनकी गफलत के बायस ये सब कुछ हुआ है। नैब और ये तमाम तर तहकीकाती एजेंसीज करेंगी, जबकि काबीना ने रिकवरी करके पैसे आवाम को देने की सिफारिश कर दी और वज़ीर आज़म ने इसकी जिम्मेदारी भी मुझे खुद यानी शहजाद अकबर को सौंपी है। मगर जब वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार से मुताल्लिक सवाल किया गया, जब उनसे वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से मुताल्लिक पूछा गया, जहां जहांगीर खान तरीन की उन्होंने बात की, दीगर शुगर मिलर्स की बात की, कैबिनेट के हवाले से सवालात सामने आए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर उंगलियां उठने लगी, तो शहजाद अकबर ने क्या कहा, उनका क्या रद्द-ए-अमल था, उसकी एक झलक भी आपको दिखाते हैं। खुसरो बख्तियार साहब की कोई मिल नहीं है, उनके भाई की है। तो वो भाई जो हैं वो कोई पॉलिटिकल ऑफिस में नहीं हैं, लेकिन मिसाल के तौर पे आपका भाई कल अगर पिंडी शहर में कोई काम कर रहा हो तो आपको भी मैं कहूँ आप सहाफ़त छोड़ देंगे। देखिए, एक कानून दो चीज़ें होती हैं, जो उनके भाई का किरदार है उसकी हद तक या किसी और भी शख्स की हद तक। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी एक सिंपल सी मैं समझता हूँ जो एक नई आपने रवायत रखी है कि जिस किसी के ख़िलाफ़ अगर कोई केस फाइल होता है वो अज खुद अपने ओहदे से अलग हो जाता है।
खुद तहरीक इंसाफ के नुमाइंदों से मुताल्लिक मुशीर एहतसाब क्या कह रहे हैं वो भी आपने देखा। उनका ये भी कहना है कि अभी किसी का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर नहीं डाला जा रहा। कोई तहकीकाती इदारा अगर कहेगा तो फिर नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाले जाएंगे। बारकैफ बहुत सारे सवालात भी उठते हैं इस हवाले से, बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स भी हैं इस रिपोर्ट के ऊपर कि क्या रिपोर्ट में जो नाम सामने आए हैं, नाम मंजर आम पर आने के बाद क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी की जाएगी या फिर मामला फिर से सर्द खाने का शिकार हो जाएगा। साथ ही साथ ये सवालात भी उठते हैं कि जहाँ तक सहूलत लेने वालों की बात है तो सहूलत लेने वालों पर तो क्वेश्चन मार्क्स है, लेकिन क्या सहूलत देने वालों के खिलाफ भी कोई कार्रवाई की जाएगी, सब्सिडी देने वालों पर भी कोई कार्रवाई होगी। और फिर पंजाब के वज़ीर आला, जहाँ वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी, पंजाब ने 3 अरब की सब्सिडी दे डाली, क्या वज़ीर आला पंजाब से भी इस पर सहेगा और उनके खिलाफ भी कोई तहकीकात होगी। इन तमाम तर मामलात पर बात करेंगे। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपके वक्त के लिए। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक करना काबिल सताइश अमल है। सहूलत लेने वालों के नाम तो सामने आ गए, मगर सहूलतकारों का कोई जिक्र नहीं हो रहा है। नहीं, सहूलतकारों से क्या मुराद है आपकी? मेरे नजर में तो जो इंक्वायरी में तमाम नाम जो है फवाद चौधरी साहब, सहूलतकारों से मुराद ये है कि सब्सिडी लेने वालों का नाम तो सामने है, मगर सब्सिडी किसने दी इस हवाले से कोई बात नहीं की जा रही। आज भी माविन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर साहब से खुसरो बख्तियार साहब के हवाले से पूछा गया, क्योंकि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब इंक्वायरी कमीशन के सामने पेश हुए और फिर उन्होंने बताया कि वफाकी हुकूमत ने सब्सिडी नहीं दी, लेकिन पंजाब ने 3 अरब की सब्सिडी दे दी। तो फिर वज़ीर आला पंजाब का जिक्र नहीं हो रहा है, उनके नाम पर कोई बात नहीं हो रही, खुसरो बख्तियार साहब के नाम पर कोई बात नहीं हो रही। नहीं, ये तो तमाम जो नाम है, जो तमाम इंक्वायरीज हैं, वो नाम उसके मुताबिक जो है वो जो इक़दामात हैं वो हुकूमत जो है वो ले रही है और कर रही है। ये सरकार का काम है, जब सरकार नहीं करेगी, रेगुलेटर नहीं करेगा, तो फिर सवाल तो उठता है ना सर। नहीं, लेकिन मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ, अगर आप रिपोर्ट पढ़े तो उसमें तो पूरा सरकार का जो रोल है, जहाँ जहाँ पे कोताही हुई है वो तो डॉक्यूमेंट किया गया है और बताया गया है कि किस तरह से जो गवर्नमेंट के जो उसमें जो तमाम हुकूमती ज़मात है, उन्होंने कहाँ पे क्या गलती की, इदारों ने कहाँ पे क्या गलती की, और अब उन तमाम लोगों के खिलाफ जो है वो क्या वो FIA इंक्वायरी जो है वो इसके बाद शुरू करेंगे। नहीं, बिल्कुल फवाद चौधरी साहब, रिपोर्ट बिल्कुल मेरी नज़र से गुजरी है, रिपोर्ट पब्लिक हो गई है, लेकिन क्या कैबिनेट से कोई सवाल नहीं होगा जिस कैबिनेट की मंजूरी से सब्सिडी दी गई? कैबिनेट की मंजूरी से तो सब्सिडी हुई नहीं ना, मतलब आपकी फेडरल कैबिनेट ने तो सब्सिडी दी नहीं, सब्सिडी तो प्रोविंशियल कैबिनेट में गई है। कैबिनेट ने दी और वज़ीर आला पंजाब पेश भी हुए सर इंक्वायरी कमीशन के सामने। यकीनन उस काबीना के अंदर वज़ीर आला पंजाब के ऊपर तो सवाल उठता है कि उन्होंने किसकी रजामंदी से ये सब्सिडी दी। अगर आप पढ़े ना तो उसमें पूरे 3 पेजेस जो हैं वो उस्मान बुज़दार साहब के सवाल और जवाब जो है वो मौजूद हैं और उनका मौक़िफ़ जो है वो भी उसमें शामिल है, तो आप एवेल्युएट कर सकते हैं कि उनका क्या रोल है। सर, इंक्वायरी कमीशन के सामने असद उमर साहब भी पेश हुए, उस्मान बुज़दार साहब के सवालों जवाब के हवाले से तो तस्करा किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया कि वो कितने रिस्पॉन्सिबल है, कितने जिम्मेदार है। जहांगीर तरीन साहब की तो बात की गई है कि उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने कितना मुनाफा कमाया, GDW ने कितना मुनाफा कमाया है, दीगर मिलर्स ने कितना कमाया है, लेकिन यहाँ क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी आयद होती है, इस हवाले से बात नहीं हुई है। क्या उनके खिलाफ भी इंक्वायरी होगी? नहीं, जो रेफरेंस की जो कमेटी है वहाँ पर तो मुकम्मल बातचीत है और वहाँ पर बताया गया है कि उनका क्या रोल है, किसका क्या किरदार है, उसके मुताबिक जो है वो उनका रोल डिटरमिन किया गया है। और बाकी अब जाहिर है कि उसमें जो फिक्स होना है वो यही वाजिद यार साहब की को जिम्मेदारी दी गई है FIA को, वो आप देखते हैं कि इससे आगे कैसे। फैसल साहब, जिस कार्रवाई को आप ईद के बाद इनिशिएट करने की बात कर रहे हैं, क्या वो कार्रवाई उस्मान बुज़दार साहब और दीगर हुकूमती ज़ुमा के खिलाफ भी इनिशिएट होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें जो क्रिमिनल केस जिस चीज़ के खिलाफ बनता है वो बड़ी तफसील से उन्होंने वहाँ पर जो है वो बता दिया है और नाउ आई थिंक इट विल बी अप टू द FIA कि वो किसके खिलाफ कैसे प्रोसीड करना चाहते हैं। क्योंकि हमने माजी में देखा है नैब के केसेस तो बहुत सारे बने हैं और उस हवाले से बड़े बड़े जो फिगर्स हैं वो भी कोट किए जाते रहे हैं कि इतने अरबों रुपए की करप्शन हुई है, लेकिन रिकवरीज के हवाले से मामला बड़ा सुस्त रहा है। नैब के एंड पर भी प्रोसिक्यूशन बड़ी वीक होती है और उसके बाद पता चलता है कि एक्विटल हो गया है। आपको लग रहा है कि यहाँ पर मामला ऐसा नहीं होगा? नहीं, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। नैब के ऊपर काफ़ी केसेज, एक तो अपने आप को इतना बढ़ाना नहीं चाहिए कि आप केसेस कंक्लूड ना कर सकें। आप वही जो है आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करें, बड़े केसेस तक रिस्ट्रिक्ट करें, हर जगह के ऊपर जो है वो पंगा ना लें और जो केस शुरू करे फिर उसको जो है वो इख्तिताम की तरफ जाना जो है उसका ज़रूरी है।
और इसीलिए नैब को जो नाकामी इसलिए ज़्यादा होती है कि उन्होंने अपने आप को एक्सपेंड बहुत ज़्यादा कर दिया। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि इसको इम्पॉर्टेंट है कि हम इसका रोल जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रोल हो और वो इम्पॉर्टेंट केसेस तक जो है वो ये रोल जो है वो रहना चाहिए। बाकी ये है कि अदालतों को आप नहीं ब्लेम कर सकते, उनका तो काम है, उनके पास जो केस जाएगा उनको सुनना चाहिए। अगर वो कानून के मुताबिक नहीं है और जज मुतमईन नहीं है उसको जरूर स्टे देना चाहिए, इसमें क्या इशू। अच्छा फवाद चौधरी साहब, जहांगीर तरीन साहब का रोल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और फिर हुकूमत साजी में बड़ा अहम रहा है और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। दूसरी तरफ मुनीर सिलाई का नाम आ रहा है। मुनीर सिलाई एक अहम इत्तेहादी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत के लिए कितना बड़ा धचका हो सकता है अगर कोई कार्रवाई होती है और जिस तरह से नाम आए हैं रिपोर्ट पब्लिक, ये बड़ा डेयरिंग स्टेप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, लेकिन सियासी तौर पर क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है? देखिए जी, पहली बात तो यह है कि डेयरिंग है। पीएम साहब का हमेशा वो कार्टल्स के खिलाफ, माफियाज के खिलाफ खड़े हुए हैं। यहाँ पर भी वो परवाह नहीं करते अपने की या पराई की, और वो मेरिट के ऊपर एक मेरिट बेस्ड सिस्टम की लाने की बात करते हैं। वो हमेशा उसके लिए खड़े होते हैं। तो नुकसान तो फिर होते हैं, पॉलिटिकल नुकसान तो लिए बगैर पाकिस्तान आगे जा नहीं सकता, और ये भी उन्होंने एक डेयरिंग स्टेप लिया है, इसका फायदा पाकिस्तान को नहीं। लेकिन फवाद चौधरी साहब, एक तासुर था ना कि अगर आप इत्तेहादियों को तंग करेंगे, खुसूसन पंजाब के अंदर, तो पंजाब के अंदर तो बड़ी थिन मेजॉरिटी है, अगर वहां पर इत्तेहादियों को छेड़छाड़ करेंगे तो खुदा न खास्ता पंजाब के अंदर आपकी सियासत को धचका पहुंच सकता है, और पंजाब में अगर पहुंचेगा तो फिर वफाक तक उसका असर तो जाएगा। अभी तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अपोजिशन वगैरह तो कोई है नहीं, और इस वक्त तो प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक आई वुड से कि जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो जिस तरह से। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी साहब आपका। वफाकी वज़ीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी हमारे साथ मौजूद थे। इसी पर बात करने के लिए इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर शशि पलीजो हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सेनेटर साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वो काम जो माजी की सियासी हुकूमतें नहीं कर पाई, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कर दिखाया है। शुगर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक कर दी गई है, इस फैसले को कैसे देखती हैं आप? जी, इस रिपोर्ट का, इस इंक्वायरी का चर्चा तो बड़ा था, लेकिन अब ये कि रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, जो उसका लबे-लबाब है या हाइलाइट्स हैं, उस हवाले से तो बार बार नाम, यानी सारा चर्चा फिर भी अपोजिशन की तरफ ही था, उंगली उठाई जा रही थी। हालांकि जो उनके बड़े नाम हैं, जो सबूतों समेत जो है आगे आए हैं, कैबिनेट के मेंबर्स के भी, और या इवन सीएम पंजाब, उनका कोई नाम नहीं लिया गया, यानी मुख्तलिफ हवालों से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जो करता रहता थे। पीपल्स पार्टी सिंध के जो हमारे हैं सिंध गवर्नमेंट के चीफ मिनिस्टर साहब, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम बार बार लिया गया, और उस हवाले से जो सब्सिडी जो आखिर में हमने यानी 2017 में दिसंबर में ली थी, उसका जिक्र आया था। हालांकि डोमेन जो था सपोर्ट का, या जो बात शुरू हुई थी, जहाँ उंगलियां उठाई जा रही थी, वो 2019 और 2020 की बात थी। नहीं, ठीक है सेनेटर साहब, आप सही कह रही हैं कि इस कमीशन की जो TORs है उसके मुताबिक 2019 के साल में जो सब्सिडीज दी गई हैं उस पर तहकीकात करनी थी, लेकिन अच्छा नहीं है कि गुज़श्ता 5 सालों के अंदर जहां जहां कोई प्रॉब्लम्स रहे हैं वो खुलकर सामने आ गए हैं, आइडेंटिफाई हो गए हैं, और इसी बुनियाद पर देखिए वज़ीर आला पंजाब तो कमीशन के सामने पेश हुए, असद उमर भी गए, बल्कि साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी और खुर्रम दस्तगीर भी गए, लेकिन वज़ीर आला सिंध को जब बुलाया गया तो उस वक्त वो ये कहकर पेश नहीं हुए कि TORs में कमीशन के पास ये इख्तियारात नहीं है। लेकिन 2018 की सब्सिडी का जो जिक्र किया गया इस रिपोर्ट के अंदर वो ये है कि वफाकी हुकूमत ने 15.5 अरब रुपए की सब्सिडी दी, सिंध के पास 4.1 अरब की सब्सिडी दी, लेकिन सिंध ने खुद इजाफी सब्सिडी लेकर उसको 9.3 अरब कर दिया गया। तो इसके ऊपर मुराद अली शाह साहब पे सवाल तो उठ रहा है। बिल्कुल गलत, क्योंकि मुराद अली शाह साहब के हवाले से एक तो उनको पूरा राइट था, उन्होंने अपनी कानून है वो भेजी, और यहाँ कहा जाए कि भाई खुसरो बख्तियार का जो कि भाई है उसमें, इस वजह से वो कैबिनेट का मिनिस्टर भी है, फिर भी उस पर कोई उंगली नहीं उठाई जा सकती, वो जस्टिफाइड है। लेकिन ओमनी ग्रुप चूँकि ये वो लोग जो हैं साथ हैं, वो तो वज़ीर आला सिंध का और पीपल्स पार्टी के लीडरशिप का नाम लिया गया, और वज़ीर आला सिंध को पूरा राइट था, उन्होंने जिस तरीके से इस चीज़ को टैकल करना चाहा कानूनी तरीके से, तो कानून को जानते हैं, उनको पता है कि किस चीज़ को कैसे हैंडल करना है आईनी तरीके से। लेकिन यहाँ सारी जिम्मेदारी रेगुलेटर्स पर डालना और असल जिम्मेदारान का नाम भी नहीं लेना, इवन कम से कम प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो मैंने नहीं सुना,
अब कार्रवाई का यही होगी कि रीशफल में जैसे एक मिनिस्टर को हटाकर दूसरी तरफ कर दिया गया, या एक दो नाम सिर्फ इस तरह ही। बिल्कुल ठीक है, रेगुलेटर्स की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और माजी का जो रिकॉर्ड सामने आ रहा है गुज़श्ता 5 साल का, उसमें बताया जा रहा है कि शुगर माफिया कैसे ऑपरेट कर रहा था कि वही लोग हुकूमतों का हिस्सा भी था और वहीं पर तय की जाती थी गन्ने की कीमत भी, उसके बाद कितनी सब्सिडी देनी है, अंडर द टेबल क्या डील्स होनी है, ये सब हुकूमतों में बैठे हुए लोग जो है वो फाइनलाइज कर रहे होते थे। तो क्या माजी की हुकूमतों से पूछा नहीं जाना चाहिए? और क्या अगर माजी की हुकूमतें इतनी इंटरेस्टेड थी कि तहकीकात होती तो तहकीकात होती और फिर उसके बाद रिपोर्ट इस तरह पब्लिक करके एक डेयरिंग स्टेप लिया जाता जैसे इमरान खान साहब ने लिया? तो डरते क्यों अपने लोगों का नाम लेते हुए या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करते हुए पीटीआई की गवर्नमेंट क्यों डरती है? उनको तो फिर ये एक प्रेसिडेंट बनाना चाहिए था ना, उनको एक मिसाल बनानी चाहिए थी ना। वो भी जो है पर्दे के पीछे अपने लोगों को छुपाकर और बार बार बस ये नहीं, लेकिन शशि फलीजू साहब देखिए, जहांगीर तरीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बड़ा मरकजी किरदार है, हुकूमत बनाने में उनका बहुत बड़ा रोल है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल जिस तरह वो रोल प्ले करते रहे हैं, अगर उनके खिलाफ एक्शन लेने जा रही है तहरीक इंसाफ, तो आपको नहीं लगता कि एक बहुत बड़ा एक सियासी फैसला भी है? मैं जवाब दे दूं? जी जी। वज़ीर-ए-आज़म के सिंध के हवाले से तो बार बार नाम लेकर कहा गया कि भाई उन्होंने सब्सिडी दी है, यानी वो टेन्योर भी वो नहीं मेंशन कर रहे थे। बुज़दार साहब का बात बताया कितने दफ़ा नाम लिया गया, तो हकीकतन जिनकी तरफ से कार्रवाई है कि क्या जहांगीर तरीन साहब जो हैं, मैं उनको भी बाहर नहीं समझती, वो पीटीआई का मुकम्मल हिस्सा है। उनके लिए सारी राह किसने हमवार किया? खुसरो बख्तियार साहब जो है वो कहते हैं कि भाई मेरा भाई था, तो उनके भाई के लिए भी किसने राह हमवार की? तो ये कि दो असूलों की जो सेट चल रहे हैं, स्टैंडर्ड्स दो किस्म के हैं। ये वही बातें जैसे मुख्तलिफ इदारे जो विक्टिमाइजेशन एक्ट के नाम पे विक्टिमाइजेशन कर रही है, पीपल्स पार्टी और दूसरी अपोजिशन की जमातों के हवाले से। तो बहरहाल हमने समझा था कि ये हकीकतन एक फेयर और ट्रांसपेरेंट किस्म की इंक्वायरी, लेकिन देखते हैं क्योंकि मैंने रिपोर्ट अभी तक हकीकत है कि पढ़ी नहीं, लेकिन जो मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी वो मुझे बड़ी अजीब लगी। और उसमें जो है उंगली उठाई गई बार बार, वो क्योंकि तीनों सूबों से, चारों सूबों में से एक ही सूबे में हमारी गवर्नमेंट है, बाकी वो जो पीटीआई करता रहता है। इस वजह से हर चीज में वो जरूरी है कि हमारा किसी चीज से लेना देना हो भी नहीं उस टेन्योर से या उस शशि फलीजू साहब बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप, लेकिन इस मज़कूरा केस के अंदर इस वक्त जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें रिजर्वेशन ये है और सवालिया निशान ये बन रहा है कि मुराद अली शाह साहब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर सब्सिडी तो दे सकते थे जो उनका इख्तियार था, लेकिन सिंध के अंदर तमाम मिलों को सब्सिडी दी गई है। सारी बातें जवाब हमारी लीगल टीम ने जो है, मुराद अली शाह साहब खुद तो नहीं गए, लेकिन जो लोग थे उन्होंने बिल्कुल अपनी लॉयर्स भेजे, लीगल टीम भेजी। ऐसा नहीं था कि उन्होंने कोई भी उस हवाले से बात नहीं की, लेकिन बात यह है कि ये रूल्स के खिलाफ बात थी कि आप एक टाइम पीरियड की जो कर रही हैं, क्योंकि आपके लोग नाम आ रहे हैं, आपकी हुकूमत की पीटीआई के आ रहे हैं, तो उसमें दूसरों को भी रगड़ा जाए, इस वजह से ये तो बात सरासर जायज नहीं है। अब हमने ये देखना है कि उनके वजीर आला खुद पंजाब के या दूसरे जो नाम आ रहे हैं उस हवाले से क्या हमें तो वो हर चीज में कल कोई रूस में, अमेरिका में कहीं भी कोई चीज होगी वो कहेंगे कि पीपल्स पार्टी ही जो है जिम्मेदार है। लेकिन जो उनकी पहली दफा कोई इंक्वायरी जिसके हवाले से उन्होंने कहा कि हमने बड़ा ही जो है कर दिया है, करना चाहिए भी चीजों को, आपकी बात से ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमने तो कभी भी ना नहीं किया, हमने तो कहते हैं सबूत लेकर आए जो भी कटड़े में होगा जिस पर भी, लेकिन बगैर सबूतों के, बगैर किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के, सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर किसी को ख्वार खराब करना, डिफेम करना, मेलाइन करना, मेरे ख्याल में ये चीज जो है ये पीटीआई को कुछ पॉलिटिकल इसूल होने चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शशि फलीजू साहब आपके वक्त के लिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा सेनेटर शशि फलीजू मौजूद थी, गुफ्तगू आपने सुनी। यहाँ एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आपको बताएंगे कि शुगर माफिया ऑपरेट कैसे करता है, इसकी जड़ें कितनी मजबूत है, किस तरह सब्सिडीज ली जाती है और कैसे मसनूई बहरान पैदा किया जाता है। ये तमाम हकायक आपके सामने रखेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। ये चीनी का मसनूई बहरान किस तरह पैदा किया जाता है और क्या ये बहरान पैदा करना इतना आसान है? इस सवाल का जवाब आपको आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता है। सबसे पहले तो आपको ये बात समझ लेनी चाहिए कि पाकिस्तान में शुगर मिल कौन लगाता है और ये कितना मुनाफा बख्श कारोबार है। पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और इसकी सोना उगलती मिट्टी में ये सलाहियत है कि दीगर ममालिक के निस्बत यहाँ गन्ने की फसल जल्द तैयार हो जाती है, यानी हमारे पास गन्ना उगाने की पैदावारी सलाहियत दीगर ममालिक से ज़्यादा है और इसी गन्ने की क्रशिंग से चीनी तैयार की जाती है।
मगर ये भी याद रहे कि गन्ने से पैदा होने वाली तकरीबन 20 से ज़ायद बाय प्रोडक्ट्स, जिनमें एथनॉल और मोलासेस भी शामिल है, उनमें से चीनी सिर्फ एक प्रोडक्ट है। तो जाहिर है कि जिस चीनी की तैयारी में आगाज से लेकर इख्तिताम तक बाकी बच जाने वाला यानी लेफ्ट ओवर खुद भी एक प्रोडक्ट हो, वो कारोबार कितना मुनाफा बख्श होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि शायद आप भी शुगर मिल लगाकर रातों रात अरबपति बन सकते हैं, मगर ऐसा नहीं है। शुगर मिल लगाने के लिए आपको सरकार से लाइसेंस दरकार होता है और वही मिल लगा सकता है जिसके पास ये लाइसेंस मौजूद हो। तो ये सरकार की सवाबदीद है कि वो किसे लाइसेंस जारी करे। इस वक्त मुल्क की तकरीबन 51% शुगर मिलों का इंतजाम उन लोगों के हाथ में है जिनका बराह रास्त ताल्लुक मुल्क की मेन स्ट्रीम सियासत से है। क्या कोई बिजनेसमैन चाहेगा कि उसके मुकाबले में कोई और आ खड़ा हो? इसलिए शुगर मिल लगाने के ख्याल को छोड़िए, अब हम आपको बताते हैं कि बहरान कैसे पैदा किया जाता है। खुद हुकूमती वज़रा मानते हैं कि मुल्क में 90 मिलियन टन चीनी पैदा की जाती है, मगर कागजों में 60 मिलियन बताई जाती है। यानी हुकूमत में बैठा माफिया बताता कुछ और है और दिखाता कुछ और है। इस बात का इकरार हुकूमती वजीर खुद कर रहा है। आपने अक्सर सुना होगा कि गन्ना महंगा होने के बायस चीनी की कीमतें बढ़ी, जैसा कि अभी शुगर मिल्स मालिकान की जानिब से बताया जा रहा है। ये गन्ने की कीमत कौन मुकर्रर करता है? क्या गन्ने की कीमत किसान खुद मुकर्रर करता है? ऐसा नहीं है, बल्कि गन्ने की कीमत भी सरकार मुकर्रर करती है। अब तहकीकात के मुताबिक बेशतर शुगर मिल्स मालिकान गन्ना भी खुद काश्त करते हैं, यानी अपनी ही काश्त किए गए गन्ने की कीमत भी खुद मुकर्रर करते हैं। अपनी शुगर मिल्स को इस कीमत पर गन्ना फरोख्त करते हैं और फिर एहतजाज करते हैं कि गन्ने की कीमत ज़्यादा है, हम शुगर मिलें बंद कर देंगे। मगर दरअसल ये सब दिखावे के लिए किया जाता है ताकि बताया जा सके कि चीनी की पैदावार कम हुई है, जिसकी वजह से गन्ने की बढ़ती हुई कीमत है, या फिर चीनी इसलिए महंगी फरोख्त की जा रही है कि गन्ने की कीमत ज़ायद है। यानी दोनों सूरतों में फ़ायदा मिल मालिकान को जाता है। मगर क्या इस मामले में चीनी की कीमतें, जो मज़कूरा केस है, इसमें चीनी की कीमतें इसलिए बढ़ी कि मार्केट में चीनी का बहरान था? इस पर जहांगीर तरीन क्या कहते हैं वो भी देख लीजिए। वो बहरान तो तहकीकात के मुताबिक बेशतर शुगर मिल्स मालिकान गन्ना भी खुद काश्त करते हैं, यानी अपने ही काश्त किए गए गन्ने की कीमत भी खुद मुकर्रर करते हैं और अपनी ही शुगर मिल्स को इस कीमत पर गन्ना फरोख्त करते हैं और फिर एहतजाज करते हैं कि गन्ने की कीमत ज़्यादा है, हम शुगर मिलें बंद कर देंगे। मगर दरअसल ये सब दिखावे के लिए किया जाता है ताकि बताया जा सके कि चीनी की पैदावार कम हुई, जिसकी वजह से गन्ने की बढ़ती हुई कीमत है, या फिर चीनी इसलिए महंगी फरोख्त की जा रही है कि गन्ने की कीमत ज़ायद है। यानी दोनों सूरतों में अगर फ़ायदा हो रहा है तो मिल मालिकान को हो रहा है। मगर क्या इस मामले में चीनी की कीमतें इसलिए बढ़ी कि मार्केट में चीनी का बहरान था? यानी मज़कूरा जो चीनी इंक्वायरी कमीशन रिपोर्ट पेश कर रहा है, इसमें तो ऐसा नहीं था। बताया जा रहा है कि चीनी का बहरान बिल्कुल नहीं था, चीनी वाफर मिकदार में मौजूद थी। अगर कोई बहरान नहीं था तो फिर चीनी की कीमतें 54 रुपये से 76 बल्कि 80 रुपये तक कैसे बढ़ी? अब आते हैं सब्सिडी की जानिब। ये सब्सिडी शुगर मिल मालिकान को क्यों दी जाती है? सबसे पहले इक्तिसादी राब्ता कमेटी की जानिब से फैसला किया जाता है कि चीनी बैरून मुल्क दरामद की जा सकती है या फिर नहीं की जा सकती। अगर मुल्क में चीनी की वाफर मिकदार मौजूद हो तो एक्सपोर्ट की मंजूरी दी जाती है। इस वक्त यही बहस चल रही है कि अगर मुल्क में चीनी का बहरान था तो फिर एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी गई? दूसरा सवाल सब्सिडी का है। चीनी पर सब्सिडी उस वक्त दी जाती है कि जब इसे बैरून मुल्क एक्सपोर्ट किया जा रहा हो और बैरून मुल्क चीनी की कीमत मकामी मार्केट के मुकाबले में कम हो, यानी मिल मालिकान को कीमत हुकूमत अदा करती है, उसे रिबेट दी जाती है। अब किसको कितनी सब्सिडी देनी है ये तय करना भी सरकार का काम है। और अगर सरकार में तो पहले ही से वो लोग मौजूद हों जिनका अपना 20% मार्केट शेयर है, यानी दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है, और ऐसा पहली बार नहीं हुआ। हाँ, मगर ये ज़रूर है कि पहली बार हुआ है कि किसी हुकूमत ने इस माफिया को हाथ डालने की बात की है। मगर सवाल तो ये भी उठता है कि इन तहकीकात से माफिया के गिर्द शिकंजा सख्त हुआ है या फिर इन तहकीकात से माफिया को क्लीन चिट मिलने वाली है। यहाँ काबिल जिक्र बात यह भी है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जानिब से जारी करदा हालिया रिपोर्ट में यह वाज़ेह तौर पर लिखा गया कि किसी भी मुल्क में करप्शन की बुनियादी वजह वहाँ की कारोबारी शख्सियात या ज़ाती फ़ायदा हासिल करने वालों की बराह रास्त हुकूमत से वाबस्तगी है। क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में कारोबारी शख्सियात अहम ओहदों पर फाइज नहीं है? आटा चीनी बहरान, अद्वियात स्कैंडल, IPPs स्कैंडल, क्या इन तमाम स्कैंडल्स के मरकजी किरदार हुकूमत से वाबस्ता नहीं है? साफ चली, शफाफ चली, मगर इक़्तिदार की मंजिल को खुद से करीब लाने के लिए खुद रास्ते की धूल का शिकार हो गई। क्या ये वही तहरीक इंसाफ है जो तमाम शफाफ और नए धुले हुए चेहरों पर मुश्तमिल थी? इसका जवाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा जहांगीर तरीन से सुनिए। वज़ीर आज़म के गिर्द मुआविनीन और मुशीरों की फौज है और वज़ीर आज़म की काबीना हाफ सेंचुरी मुकम्मल कर चुकी है। ये कौन लोग हैं, इनका पस मंज़र क्या है, कितने असासों के मालिक हैं,
ये खुद काबीना के लोग नहीं जानते। मीर रियासत ना सिर्फ अपनी सफ़ों में मौजूद लोगों को बेनकाब करेंगे बल्कि हमेशा के लिए इन अनासर का रास्ता भी रोकेंगे, ये तवक्को की जा रही है। अब ये कौन लोग हैं, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का शाखसाना कैसे बनता है, किस तरह वज़ीर आज़म की अपनी सफ़ों में वो लोग मौजूद हैं जो बराह रास्त किसी न किसी कारोबार से वाबस्ता हैं, कैसे अपने ज़ाती फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद हमारे साथ। वेलकम बैक। मीर रियासत मोहतरम वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान शदीद मुखालफत और सियासी ख़तरे के बावजूद एक मजबूत माफिया को हाथ डालना और इंक्वायरी रिपोर्ट पब्लिक करना यकीनन एक तारीखी इक़दाम है। इस पर आपको जितनी भी दाद दी जाए कम है। IPPs जैसा एक और माफिया आपके निशाने पर है और उम्मीद है कि जल्द जिम्मेदारान कटहरे में भी होंगे। यह बर बाइस मुसर्रत है कि रोशन कहीं बाहर के इम्का हुए तो हैं। मीर रियासत इस वक्त आपकी काबीना का हजम इतना है कि जितना शायद आपने खुद नहीं सोचा था। न सिर्फ गैर मुंतखब मेंबरान की एक फ़ौज ज़फ़र मौज है बल्कि मफादात का टकराव भी आपकी काबीना का खासा है। वो लोग जो आपके दाएं बाएं हैं और उनके अपने कारोबार हैं, क्या ये बराह रास्त कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ज़ुमरे में नहीं आता है? वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जिसके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर लिखा गया था कि ऐसे लोग जिनके अपने ज़ाती कारोबार हैं और फिर सियासी वाबस्तगी है, उनको फौरी तौर पर सियासत से अलहदा कर देना चाहिए। तभी करप्शन पर काबू पाया जा सकता है, करप्शन कम की जा सकती है। ज़रा आपकी काबीना में देखा जाए तो रज़ाक दाऊद, नईम बाबर, खुसरो बख्तियार, ऐसे चंद नाम ज़ुबान ज़द-ए-आम हैं। नदीम बाबर जैसे, खुसरो बख्तियार जैसे, रज़ाक दाऊद जैसे, मगर ऐसे दर्जनों अफराद हैं कि जिनका ज़ाती मफाद अवामी खिदमत पर भारी है और आपके दाएँ बाएँ आपकी अपनी कैबिनेट के अंदर मौजूद है, जो काबीना पहले ही हाफ सेंचुरी से ज़्यादा अरकान पर मुश्तमिल है। एक ऐसी मिसाल जुल्करनैन अली खान की है जो यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। वो हमारे प्रोग्राम में आए, उनसे हमने सवालात उठाए क्योंकि वो एक ऐसे इदारे के सरबराह हैं जहाँ पर चीनी, आटा, दाल, चावल, तमाम अशिया खुरोनोश होती हैं, ट्रॉलीज़ होती हैं, यूटेंसिल्स होती हैं और उनकी अपनी कंपनी, उनका अपना जुल्टैक ग्रुप नवातुल मदीना, वो तमाम तरह अशिया बनाती भी है। यानी वो जिस इदारे के सरबराह हैं बराह रास्त उनके कारोबार का ताल्लुक भी उसी इदारे के साथ है। क्या ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? उनसे क्या सवाल उठाए, उन्होंने क्या जवाब दिए थे, जरा उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं। जुल्करनैन साहब, एक और मामला है सर, अब आप इसको ठीक कर दीजिएगा, तस्हीह कर दीजिएगा कि अगर रॉन्ग है ये। मुबैना तौर पर इल्ज़ाम ये लगाया जा रहा है कि नवातुल मदीना डेट्स फूड कॉरपोरेशन लिमिटेड जो सऊदी अरेबिया में है, क्योंकि वो आपकी कंपनी है, खजूरों का कारोबार करती है और उसके साथ साथ जुल्टेक लेबल्स जो पैकेजिंग इंडस्ट्री है, आपके पॉइंट ऑफ सेल्स के हवाले से भी आप काम करते हैं, ट्रॉलीज के हवाले से भी आपका ये ग्रुप काम करता है, तो क्या ये बात दुरुस्त है सर? क्या? हाँ जी, दुरुस्त है। नवातुल मदीना कंपनी को आप ओन करते हैं सर? मैं नहीं ओन करता, सऊदी ग्रुप ओन करता है। आपके उसमें शेयर्स हैं सर? नहीं, मेरे शेयर नहीं है उसमें। और अभी ये जो टेंडर हुआ है सर, ये खजूरें भी आपकी कंपनी से नहीं मंगवाई जाएंगी आप कह रहे हैं, और ये आपके नोटिस में मेरा दिमाग खराब है, मेरी कंपनी से पहली है अगर मंगवाई जाएंगी, मेरी कंपनी की खजूरें ये खरीद ही नहीं सकता यूटिलिटी स्टोर। वो हाई लेवल की खजूरें जो बेचता है वो इस मार्केट में नहीं आती, वो यूरोप अमेरिका में जाती है। यूटिलिटी स्टोर इज इवन नॉट कैपेबल टू बाय दोज काइंड ऑफ अ डेट। ये राज तो अब कोई राज नहीं, सब अहले गुलिस्ता जान गए, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। ये तो था आज का दस्तक, आपसे मुलाकात होगी कल, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।